नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के गौसागर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर सप्ताह आज ही के दिन हम लोग 5 बजे, लेकिन आज समय थोड़ा सा बदला जा रहा है क्योंकि सभी की सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के जो कार्यक्रम में हमारे साथ कलाकार उपस्थित हैं, उनकी जब कलाकृतियां को कोई भी देखता है ना, तो एक बार तो मुंह खुले के खुला ही रह जाता है। वो क्यों और मेरे शब्दों से आप कितना जुड़ पाते हैं, मैं उनको ही मिलवा करके फिर इन बातों को रखती हूँ। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं ममता श्रीवास्तव जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फाइनली आज आप आ गई और मुझे लगता है कि पिछले कई महीनों से मैं लगातार आपसे बात कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए और आपने मेरी बात को रख लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक कमेंट के साथ में आप शेयर भी करिए, क्योंकि ये कलाकृतियां लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए कि जिसके हम लोग इतने बड़े फैन हैं, वो आज यहाँ से कुछ तो फैन कमा करके जाना ही चाहिए। हमारे साथ ममता जी यहाँ पे कुंदन वर्मा जी हैं। कुंदन वर्मा जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार। अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, वो भी आपको प्रणाम कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आपका। तो आप सभी लोग कृपया इस कार्यक्रम को शेयर करिए। और ममता जी, बातों का सिलसिला तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए, जिसमें आप सभी को एक मंच पे लाके खड़ा करती हैं और सभी के बारे में बताती हैं। और अच्छी बात यह है कि केवल मतलब कुछ जगहों से नहीं, मतलब पूरे देश से, हमको लगता है कि देश के विभिन्न प्रांतों से आप लोगों को इस मंच पे लाई हैं। और मैंने कई बार देखा आपका प्रोग्राम, ज्यादातर मैं देखना चाहती हूँ और बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, मेरा ये प्रयास है, मेरी ये कोशिश है कि मैं अच्छे लोगों को लोगों तक पहुंचाने का एक कार्य जो मैं कर रही हूँ, मुझे करना भी अच्छा लग रहा है और लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। जैसे आप जैसे लोग कलाकार से और क्या माध्यम हो सकता था कि बैठ कर के 1 घंटे में आपसे बात कर पाऊं। तो बातों का सिलसिला तो बस बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि हाथ में तुलिका कब से आई, कब से आपने ब्रश पकड़ा और इस रास्ते को पकड़ा? स्मिता जी, मुझे लगता है मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इतना तो याद आता है कि मैं जब छोटी थी, काफी छोटी थी, तो बनाती तो नहीं कुछ थी, लेकिन मेरे पास ये सेंस थे, थोड़े सी कलात्मकता थी। तो लगता था कि जो अच्छी चीजें लगती थी उनको कटिंग करती थी और उसको बकायदे एक कॉपी लेके उसमें रखती जाती थी, फिर चिपकाती थी, फिर उससे धीरे धीरे डिजाइन करती थी। मतलब ऐसे करते करते धीरे धीरे जब मैं 7th-8th में आई, तो लगातार मैं ड्राइंग ही बनाती थी। और कई बार घर में बहुत डांट पड़ती थी मुझे कि पढ़ाई के वक्त ये ड्राइंग लेके बैठ। धीरे धीरे उसके बाद शुरुआत तो तभी हुई जब मैंने स्नातक में फाइन आर्ट सब्जेक्ट लिया, और प्रॉपर उसके बाद तो एज ए सब्जेक्ट शुरू हो गया ये काम। लेकिन अंदर से मुझे लगता है कलात्मकता ईश्वर की दी हुई थी, तभी ये चीजें आगे बढ़ी, वरना बहुत सी चीजें थी। बिल्कुल। आज ही किसी से मेरी बात हो रही थी, तो बात में यही बात निकली कि ईश्वर के जिसको पसंद करते हैं ना, उनको कला का एक पूरा भंडार दे देता है और ये एकदम अपने आप में सत्य है। और आप तो खैर कितनी, मैं क्या कहूँ कि आपके परिवार में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, जितनी भी तारीफ कर लो उतनी ही कम है। और कुंदन वर्मा जी कह रहे हैं हमारी परंपरा और लोक परंपरा को आपने संवारा और बचाकर सजाया है। क्या बात है। जी, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं। कृपया आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
तो ये तो हो गया कि आपने सुना। अच्छा, मुझे भी याद आता है ना कि जब मैं छोटी थी तो वो एक ना ड्राइंग में होता था साड़ी का किनारा और सीनरी बनाने का, हाँ। या आम अमरूद बनाए करते थे। इससे ज्यादा तो फिर बायोलॉजी के ही डायग्राम बने होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे हाथ में नहीं कला। हाँ, तो वो खूब बनाया दरअसल देखिए। जानती हैं, बेसिक चीजें तो वहीं से शुरू होती हैं, साड़ी का किनारा। दरअसल इस समय तो मैं बीएड कॉलेज में हूँ, तो जब हाँ पढ़ाती हूँ तो काफी स्टूडेंट स्नातक के बाद आते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो स्टूडेंट आते हैं काफी मेच्योर होते हैं, तो उन्हें जब हम पढ़ाते हैं तो उन्हें बेसिक चीजें पढ़ानी होती है। तो जब हम उनसे कहते हैं कि साड़ी का किनारा बनाइए, क्योंकि उन्हें तो बच्चों को सिखाना है, तो हाँ। उनको बड़ा अटपटा लगता है, तो हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, आप साड़ी का किनारा इतना बेसिक है, यहीं से आपकी पैटर्न डिजाइनिंग शुरू होती है। तो ये बिल्कुल। इसको, हाँ, तो वो सारी चीजें उनको समझानी पड़ती है कि नहीं, साड़ी का किनारा आप छोटा मत समझिए, उसको पैटर्न बनाने में ही बड़ा वो लगता है। बिल्कुल सही बात है। और ये बात वाकई बड़े होने पे ना जब थोड़ी सी बुद्धि खुलती है तो समझ में भी आता है। बचपन में लगता है क्या हाँ। वही वही एक चीज हमसे बनवाया जा रहा होता है। हाँ, 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 लेकिन ना मजा बिल्कुल। तो आता ही है। अपने सारी जो दिल की जितनी भी बातें होती है ना, वो आप या तो लिख करके या फिर कलाकृतियों में उसको निकाल सकते हैं। तो हाँ, ममता जी, ये हाँ, शुरुआती दौर पे है, ये फिर आपने इसका रास्ता पकड़ लिया। और भी इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हों, कुछ ऐसा कि पहला एग्जीबिशन कहाँ लगा आपका, कि किस तरह से आपने इस क्षेत्र को चुना? जी। जी। जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तब तक तो मैं बस जैसे यूनिवर्सिटी जाती थी, बनाती थी पेंटिंग, मतलब रमी रहती थी पेंटिंग में, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशन के तौर पे अपनाना है या फिर कुछ करना है इसमें। बस, लेकिन पास आउट होने के बाद अचानक से लगा कि अरे, सब कुछ छूट जाएगा। तो लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, अभी तक तो हमें लग रहा था कि हम पढ़ रहे हैं, मेरी पढ़ाई में इसलिए मैं कर रही हूँ। उसके बाद और मतलब मुझे लगा कि सही मुकाम वहीं से मिला मुझे। और उसके बाद जब मैं पास आउट हुई तो हम लोगों ने, ढेर सारे स्टूडेंट्स थे हम लोग, तो हम लोग बैठ के एक दिन मीटिंग किए, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और हमारी कलात्मक गतिविधियां भी आगे बढ़ती रहेंगी। उसके लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, प्रयास आर्ट ग्रुप उसका नाम रखा। अच्छा। अच्छा। और उस उस ग्रुप के तहत हम लोगों ने, और उसमें पहली प्रदर्शनी जो थी वो मेरी ही थी, क्योंकि मैंने कुछ पेंटिंग्स तैयार कर रखे थे और वो पेंटिंग्स के थीम जो थे वो कविता थी। और उस बीच मैंने ढेर सारे कवियों की कविताएं पढ़ी। मेरे भाई साहब थे, डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत प्रेरित किया उसके लिए, वो मेरे पीछे पड़े रहे और रात रात भर बैठ के मैंने 25-26 पेंटिंग तैयार की। और ये गोल घर में बाउंसर हॉल था प्रेसिडेंट के पास, वहां हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाया, उसमें ढेर सारे साहित्यकारों को बुलाया गया और उनकी कविताओं पे पेंटिंग्स बनी और उसको काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और उस समय से मुझे लगा ये बड़ा अच्छा रास्ता है, मतलब मुझे इस रास्ते पे ही आगे जाना है। उसके बाद कई एग्जीबिशन लगे ग्रुप में ही, एकल तो मैं नहीं लगा पाई, लेकिन ग्रुप में ही लगे सारे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मेरे पास ना आपकी इन कलाकृतियों का एक बहुत सुंदर सा कलेक्शन है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं कि पहले उसको देखते हैं और लोगों तक भी ये जी बात बिल्कुल। पहुंच पाएगी। लेकिन एक एक कमेंट है मेरे पास कीर्तन त्रिपाठी जी का। वो कहते हैं कि मैं कला का सबसे कमजोर विद्यार्थी था, साड़ी का किनारा और आम बनाना ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कोई तो बात मैंने नहीं। कहा ना कि हर सीनरी भी अगर हम लोग बनाते थे ना, तो वो पहाड़ बना दिया, एक सूरज बनाया, कुछ पंछियों को उड़ा दिया, और उसके बाद एक पेड़, एक झोपड़ी और एक नदी। इससे ज्यादा तो बस देखिए शुरुआत अपने बस की बात ही नहीं शुरुआत तो यहीं से होती है, शुरुआत तो यहीं से होती है बस। है। उसके बाद जो आगे बढ़ गया। बढ़ गया। सही बात है। चलिए। जिसका वही, जिसने भगवान ने जिसको चुना है वही आगे भी बढ़ता है, ये भी क्या कहा जा सकता है, क्योंकि सबके नहीं हाथों में वो स्मिता, हुनर नहीं होता। मुझे ये लगता है कि ईश्वर ने हमें कई चीजें ऐसी दी होती हैं, हमारे अंदर कुछ कुछ ऐसे गुण जरूर डाले होते हैं, और उन गुणों हम्म। में अगर हम समय पे अपने को पहचान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो मुझ में और अच्छी तरह से निखरती जाए।
बिल्कुल, ये भी बात है। ट्राई जरूर करना चाहिए कि इसमें क्या बहुत आगे हमें ले जाएगी या क्या बहुत अच्छे से हम कर सकते होंगे। नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है आपकी। और चलिए जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कृपया इस कार्यक्रम को आप शेयर भी करिए और आइए हम लोग देखते हैं इनकी कुछ कलाकृतियों को जो यहाँ एक वीडियो के फॉर्म में मेरे पास में है। मैं लगाती हूँ।
जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत थैंक यू। खूबसूरत। और जितनी भी आपकी प्रशंसा कर लूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं मिल पाएंगे उसके लिए, क्योंकि कितनी धन्यवाद वैरायटी धन्यवाद। है, कितने वेरिएशंस हैं। मतलब मैं तो ये देख करके दंग है कि जिस तरह से आपने रंगों का इस्तेमाल किया है, जो कलर कॉम्बिनेशंस है ना, वो अमेजिंग है। और एक पेंटिंग मुझे आपके पीछे भी दिख रही है, वो भी मतलब पूरी तो नहीं जी दिख रही है, लेकिन कलर का जो आपने इस्तेमाल किया है वो जबरदस्त है भाई। और ममता जी, मैं बहुत सारे लोग जी, हैं जो जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं एक एक करके जरा सबको पढ़ लेती हूँ एक एक बार में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे। अच्छा, आप लोगों के भी मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं उनसे पूछ लूंगी। हमारे साथ यहाँ पे हैं विनीता श्रीवास्तव जी, कह रही हैं कि क्या बात है, और कह रही है कि सही बात है, मैं भी ऐसी ही कलाकार थी, साड़ी का किनारा बनाने वाली। जी हाँ। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो कह रहे हैं कि कला के संवर्धन के लिए समय पर गुणों की पहचान और प्रोत्साहन आवश्यक है, निश्चित रूप से। सुरेन बिल्कुल प्रजापति जी बिल्कुल। हैं, सादर प्रणाम कह रहे हैं, जो स्वयं में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, रंगोली हाँ, बहुत अच्छे बनाते हैं आर्टिस्ट वो, हैं। और जबरदस्त बिल्कुल, है। उनके भी आर्ट फॉर्म को देख करके दांतों बहुत तले अच्छे। उंगलियां आ जाती हैं, ये कहा जा सकता है। हाँ तो एकदम। सभी सारी कलाकृतियां बहुत ही मनोहारी है। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, सुनीता श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ी हुई हैं, वेलकम कह रही हैं, बहुत सुंदर कह रही है। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में चित्रकला एक मुख्य सहायक के रूप में काम करती है, निश्चित रूप से। जी अजय बिल्कुल। कुमार जी हैं, निश्चित। ग्रेट कह रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जी हैं, कह रही हैं कि ममता जी तो आत्मा से चित्रकार हैं, उन्हें सुनने का अवसर प्रशंसा का विषय है। धन्यवाद स्मिता जी धन्यवाद मैम। स्मिता जी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपके सौजन्य से ममता जी की कृतियां देखने को मिली। आज सभी को बधाई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही एक मेरा काम है, मुझे इसी में खुशी मिलती है। सुनीता श्रीवास्तव जी कह रही हैं, क्या बात है, भावों की सुंदर अभिव्यक्ति, रुपेश जी बोल रहे हैं। और अनुपमा सहाय जी जुड़ी हुई है जमशेदपुर से, वो कह रही है बहुत सुंदर। और चेतन संजीव जी जुड़े हैं और कहते जी हैं जी। कि ममता के काम में पहले से कुछ परिवर्तन हुआ है, वो फोक आर्ट से निकलकर अमूर्त की ओर बढ़ रही हैं, अच्छा संकेत है। इस पे भी हम लोग अभी बात करेंगे। वो भी स्वयं में बहुत जी, ही अच्छे जी, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और बहुत जबरदस्त। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोग बैठेंगे, चेतन संजीव जी आप भी, बस जब भी समय मिलेगा हम, तो अपना समय आप थोड़ा सा मुझे भी दीजिएगा। अनिर्वचनीय कलाकारी आपकी तुलिका को बारंबार प्रणाम है, ऐसा रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। और साथ धन्यवाद में सर। अनिता वर्मा जी हैं, अभिजीत वर्मा जी जो है ना, वो भी जबरदस्त कलाकार हैं, फोटोग्राफर है, जी। नेशनल अवार्ड विनर है वो। और अच्छा। देखिए, कलाकारों के लिए, देखने के लिए कलाकारों की पूरी फौज है यहाँ पे, तो पूरी सब फौज है, एक से वही तो मैं बढ़कर। सोच रही हूँ। सुनीता श्रीवास्तव जी हैं, लाजवाब बोल रही हैं। सुरेंद्र प्रजापति जी कहते हैं, वाह, कला के क्षेत्र में आपकी एक अपनी अलग शैली है, निश्चित रूप से। चेतन संजीव भैया को प्रणाम कह रहे हैं, रुपेश जी कृपया संज्ञान में लें। रेहान खालिद जी हैं, बहुत खूब बोल रहे हैं, आपकी कलम शैली को प्रणाम, सुरेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं। सुनीता सामंत जी हैं हमारे साथ में, ममता की कलाकृतियां नारी जीवन के विविध आयाम को प्रस्तुत करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और रुपेश जी बोलते हैं धन्यवाद कि ममता जी धन्यवाद से मैम। एक आग्रह है कि अपने सबसे पसंदीदा चित्र की व्याख्या भी करें। जी हाँ, ये प्रश्न तो है मेरे मन में, और इसी तरह की बातें भी करेंगे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि आपकी जो सबसे पसंदीदा इनमें से जो चित्र है, उसके विषय में आप कुछ बताएं। ऐसे तो सारे चित्र पसंदीदा हाँ। ही हैं, लेकिन जी। उनमें एक चित्र थी, वो दो महिलाएं बैठी हुई हैं और एक महिला का आधा धड़ दिखाई दे रहा है। वो चित्र आपने अच्छा। देखा, ब्लू टोन में है। जी जी जी, वो महिलाओं चित्र, का जो। जी हाँ, वो चित्र मुझे बहुत पसंद है। और उस चित्र में जैसे लगता है ना कि बहुत महिलाओं में क्या है, बहुत संवेदनशील होती हैं, ये तो सभी को पता है। उनके अंदर बहुत सी चीजें उफनती रहती हैं हमेशा, बहुत सी चीजें वो अपने अंदर, अपने भीतर दबाए होती हैं। और वो कब इस सब चीजों से थोड़ा सा मुक्त हो पाती हैं, जब एक दो चार महिलाएं बैठ जाती हैं
एक दूसरे से अपने मन की बातें कह लेती हैं, तो उनके बड़े बड़े परेशानियों का हल निकल आता है। और ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा बहुत पढ़ी लिखी, बहुत मानसिक स्तर हाँ। बहुत ऊंचा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उनकी जो बातें होती हैं आपस में कह सुन के सारी चीजें, बिल्कुल वो बेफिक्र हो जाती हैं। उसके बाद उनके मन से बहुत ढेर सारे बोझ जो है उतर जाते हैं, फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं। ये चीजें मैंने अक्सर महिलाओं में देखा। तो वो मन की चौपाल करके मन की मैंने उस चौपाल। पेंटिंग का वो दिया है, तो वो पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ, बड़ी बात है भाई। मन की चौपाल, और ये उस विषय भी अपने आप में बहुत अनोखा है। जी, और मन की एक एक चौपाल। और स्मिता जी, एक बात और कहना चाहूंगी, जी जी। इस हाँ पेंटिंग पे मेरी बड़ी सिस्टर, वो अभी शायद आपसे जुड़ी थी, सुनीता सामंत, उन्होंने ही हाँ हाँ। एक कविता भी लिखी थी, और बहुत अच्छी जी कविता थी मन की चौपाल पे। मुझे लगा कि मेरी पेंटिंग सारी उसमें उस कविता में उतर गई हो, और बहुत अच्छी थी, तो इसलिए वो कविता मुझे बहुत पसंद है और ये पेंटिंग भी। चलिए, तो कविता अगर आपके पास हो या याद हो तो आप मुझे सुना सकते हैं, या सुनीता जी याद आपको तो, याद है तो। हाँ, तो मैं तो हाँ सुनीता जी से सुनीता भी जी कहूंगी कि एक बार अगर हो तो शेयर आप कर यहाँ सकती कमेंट हैं। में। हाँ चलिए, हाँ बहुत सारे बिल्कुल। प्रश्न भी आ रहे हैं ममता जी, जिसको मैं धीरे धीरे करके लूंगी। कीर्तन जी, मैं आपका प्रश्न मैंने नोट कर लिया है, मैं थोड़ी देर के बाद उसको पूछती हूँ। क्योंकि अभी एक पेंटिंग मैंने देखी थी जिसमें बहुत सारी आंखें दिख रही थी, मतलब जी कुछ, तो वो भी जो है एक क्लिक में लगता है ना कि बस एक ठहराव वाला बात है। तो उसके विषय में भी हाँ। आप कुछ बताएंगे, क्योंकि कुछ अलग सा वो लगा मुझे वो। दरअसल, नहीं नहीं, वो एलिस्ट्रेशन है एक, अच्छा। वो भी एक कविता पर ही बनी हुई है। दरअसल मुझे कविता पढ़ने की बहुत शौक है, कविताओं का अक्सर पढ़ती रहती हूँ, और कुछ थीम अगर मिल जाता है तो मैं उसे ड्रॉ भी कर लेती हूँ। तो वो एक दरअसल पुस्तक में छपी हुई थी, और उसमें आंखें अच्छा। करके कुछ कविता थी। कविता तो मुझे पूरी नहीं याद है, लेकिन उसमें थीम ऐसा आ रहा था आंखों के बारे में, विभिन्न प्रकार की के भाव, जैसे आंखों में हम्म। किस किस तरह के भाव आ सकते हैं, उस पर कुछ कविता थी लंबी सी, उस पे मैंने ये बनाया था। अच्छा। और भी मैंने देखा कि जिस तरह से एक मॉडर्न आर्ट से शुरू होता है और एक गांव की महिलाओं के ऊपर, ये जितना अभी तक हमने क्लिपिंग देखा इसका, तो ये इस तरह से इस क्रम में चल रहा था। तो ये मॉडर्न आर्ट और फिर उस रंगों से खेलना, और एक चीज और मैंने ध्यान दिया कि ब्लू कलर का यूज आपने मतलब ठीक ठाक अच्छा किया। तो क्या ब्लू कलर आपका फेवरेट है, या इसके पीछे की कोई कहानी? थोड़ा सा, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, ये दोनों जी। चीजें बिल्कुल अलग हैं। बेसिकली मेरी पेंटिंग जो ये गांव की महिलाओं और लोक संस्कृति से जुड़ी है, लेकिन ये मॉडर्न आर्ट कभी कभी मन के कुछ उद्गार होते हैं, लगता है कि जो मैं इनमें नहीं व्यक्त कर सकती हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में व्यक्त कर सकती हूँ। ठीक है, और उसमें ज्यादातर ब्लू कलर आते हैं। होता है मन का कोई कोई शेड होता है, कभी कभी लगता है कि अगर इस शेड को अभिव्यक्त करना है तो मुझे इस तरह के कलर लगाने होंगे। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण महिलाओं की जितने चित्र मैंने बनाए वो काफी ब्राइट कलर के हैं। ब्राइट तो कलर्स है, हमारे हाँ। हाँ, पूर्वांचल की लोक संस्कृति बहुत ब्राइट, मुझे हमेशा लगता है कि बहुत ब्राइट है, और इसको हमें इसी रूप में दिखाना चाहिए। इतने अच्छे रंग दिखते हैं, इतने अच्छे कल्चर दिखते हैं गाँव में। दरअसल क्या बात है ना, जब इस तरह की पेंटिंग्स बनाने मेरे दिमाग पे जैसे लगता है बहुत दिनों से छाप पड़ी थी। मेरे फादर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उनका जगह अच्छा। जगह ट्रांसफर होता था, तो बहुत इंटीरियर में होता था। जैसे होता था ना, कहीं एक दो घर है, अगल बगल ढेर सारे आ, फिर जंगल पौधे जंगल। लगे हैं, जंगल है, जंगल के बीच में गांव है। तो ऐसी जगहों के ना छाप पड़े हुए थे, और जब मैं बनाने बैठती थी तो मुझे इसी तरह के फॉर्म आते थे। तो मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में थोड़ा सा काम करना चाहिए। और मैं वहां बैठती थी तो महिलाओं को जब देखती थी कि वो किस तरह से बैठती हैं, उनके बैठने की मुद्रा क्या है, उनके चलने की मुद्रा क्या है, वो किस तरह से बातें करती हैं, किस तरह के कपड़े पहनती हैं, तो मुझे बहुत अपील करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे लगता था ये पेंटिंग फॉर्म में बड़ा अच्छा लगेगा। और उनके मन की था, जैसे लगता था ना कि जो वो कह रही हैं क्या बातें कर रही होंगी। मैं छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह के ख्याल बड़े आते थे। तो फिर धीरे धीरे वो बहुत। पेंटिंग फॉर्म में आने लगा। मुझे हाँ, वो लगता है दिख वहीं भी से रहा ये है। छाप पड़ी।
बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। और कई बार होता है ना कि बचपन की कुछ बातें उस समय नहीं समझ में आती हैं, लेकिन बिल्कुल। जब हम बड़े होते हैं हाँ, ना तो समझ में आता है कि अच्छा इसका ये मतलब होता आती था। है और दिलो दिमाग पे वो छाप छोड़ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और वाक़ई आपकी पेंटिंग्स को देख कर के भी हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप प्रकृति की गोद में ही लग रहे हैं। आप पली-बढ़ी हैं, जिस तरह से रंगों का जी, इस्तेमाल है और जिस तरह बिल्कुल। की आपकी इमेजिनेशन है ना, अमेज़िंग है अपने आप में। और प्रश्नों का जो सिलसिला है, उसमें कुंदन वर्मा जी जानना चाहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग के विषय में कुछ बताइए। आप मधुबनी पेंटिंग भी करती हैं? नहीं, नहीं। जी। मधुबनी पेंटिंग तो बेसिकली बिहार की है। और हाँ। कुंदन जी, मैं उस क्षेत्र में अभी कुछ भी, मतलब सिर्फ हाँ, देखने क्योंकि तक का काम कर सकती हूँ। और वो तो मैं उसमें कुछ काम नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल। लेकिन हाँ, एक दो आर्टिस्ट को ऐसे जानती हूँ जो मधुबनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गोरखपुर में ही हैं। तो उनकी पेंटिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं। उनका वो अपनी विधा है और बहुत अच्छा काम। मेरी विधा थोड़ी सी चेंज है, इसलिए मुझे लगता है मैं उसमें काम अभी बिल्कुल भी नहीं जी हाँ, मैंने किया क्योंकि है। मैंने मतलब अभी तक आपकी कोई भी मधुबनी पेंटिंग वाली नहीं देखी, तो ना, इसलिए मुझे लगा कि ये प्रश्न नहीं, क्यों नहीं। है। अच्छा, एक मैंने देखा ना कि कुछ जैसे वो शादियों में नहीं होता है कि जो कोहबर वाला लगती है, कुछ उस हाँ, तरह का मुझे अंदर से आया कि ये हाँ, ऐसा कुछ लग रहे हैं जब तक हाँ। क्या करते हैं चलते दरअसल हैं। दरअसल इधर हमने जब से पुरवाई संस्था खोली तो हमें लगा ना कि यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो फोक आर्ट्स हैं, यहाँ की जो लोक कलाएं हैं गाँव में प्रचलित, या हमारे घरों में भी बहुत सी चीजें बनती हैं। जैसे ढेर सारे चौक फोड़ते हैं हम विभिन्न त्योहारों पे। और उसके हुँ, अलावा कोहबर कोहबर तो बहुत बड़ा है भाई। कोहबर शादी में तो सभी की शादियों में कोहबर बनते हैं। उसमें हाँ। कुछ किया जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जीबिशन वो रखा था, कंपटीशन रखा था। उसके बाद एक एग्जीबिशन रखा था बच्चों को लोक कला के बारे में जागृत करने के लिए। हमने सोचा कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तो कम से कम इसको समझे और जाने कि कोहबर क्या होता है, एकादशी का चौक क्या होता है, गोवर्धन का चौक क्या होता है। सारी चीजें होती हैं, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति में है और हम धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस क्षेत्र में काफी काम किया। और भी चाह रहे हैं, बहुत ईश्वर ने चाहा तो और आगे होगा। हालांकि इस समय तो थोड़ा सा काम नहीं हो पाया, लेकिन इस क्षेत्र में मेरा काम करने का बहुत मन है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और आप जैसे लोग ही काम करेंगे तो, क्योंकि ये देखिए प्रत्येक पीढ़ी का ये कर्तव्य भी होता है कि वो अपने पहले वाले पीढ़ी से ज़रूर सीखती है, तो आगे वाले तक बढ़ाने का भी काम वो हमेशा बिल्कुल, हर बिल्कुल पीढ़ी बढ़ाना चाहिए। पीढ़ी जो है ना, मेरी नज़र में कड़ी होती है जो 2 पीढ़ियों को जोड़ने का काम कर रही होती है। तो निश्चित रूप से हमें इंतज़ार रहेगा कि आपकी और भी कलाकृतियों का। लेकिन जिस तरह से आपने लोक कला की बात की है, तो लोक कला अपने आप में बहुत ही एक बृहद क्षेत्र है जिसका कोई भी मतलब सीमित नहीं है। तो आप किस जी। तरह की लोक कलाओं को आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? एक तो एक ठीक है गाँव की महिलाओं का आपने ज़िक्र किया, लेकिन कुछ और भी बातें हों तो बताइए उसके विषय में? लोक कलाएं जैसे अभी तो फिलहाल हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल सीमित सा पहले दायरा लेके शुरू करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है तो ही बृहद हो पाती है। तो हमें बिल्कुल। लगता है कि हम यहाँ पूर्वांचल की लोक कला जो है, उसके आसपास के क्षेत्र जो है पूर्वांचल, सिर्फ अभी पूर्वांचल ही लेके चलिए तो यहाँ इतनी ढेर सारी कलाएं आपको मिल जाएंगी। और हुँ, जनरली हम लोग अपने अपने घरों में जो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, चौक पूरना और ये सारी कोहबर है और बहुत सी चीजें हैं जो हम चाहते हुँ। हैं कि वो पहले तो फलक पे आए, लोग उनको देखें, सराहें और आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति में ये चीजें हैं और इन चीजों का क्या मतलब है। क्योंकि जितनी भी लोक कलाएं हैं उसके पीछे कोई न कोई भाव छिपे होते हैं, वो सारे भाव लोक मंगल के होते हैं। ठीक है। और हम चाहते हैं कि वो भावी पीढ़ियां समझें कि इस तथ्य को समझें कि ये लोक मंगल के लिए ये हमारे पूर्वज जो बनाते थे उसके पीछे कौन सी भावनाएं हैं, कि इसको हमको किस तरह से आगे ले जाना।
ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, इस तरह से सोच पाना भी। वाकई जो दिल से एकदम कलाकार होगा वही ऐसा सोच भी सकते हैं। तो ममता जी, इतनी इतनी खूबसूरत बातें और इतनी जानकारी पूर्ण आपकी बातें हैं कि लोगों तक पहुंचनी भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, और वाकई इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो मैं अपने आप को उसके लिए बहुत धन्य समझ रही हूँ कि मैं वो माध्यम बन पा रही हूँ आपकी वजह से। तो एक और मन में था ये प्रश्न कि जिस तरह से मतलब ये कलाकृतियां देखी, तो किस तरह के कलर को आप इस्तेमाल करते हैं, ये रंगों का चुनाव? क्योंकि बहुत तरह के आर्ट्स होते हैं ना। देखिए, मेरी जानकारी बहुत सूक्ष्म है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं कुछ भी पता है, बस मुझे देख करके है कि ये बहुत खूबसूरत है, शायद ये भाव होगा, संवेदना ही समझ सकते हैं। लेकिन ये है कि रंगों के विषय में आप कुछ बताएं अगर, कि किस तरह के रंग इस्तेमाल होते हैं किस तरह के कैनवास पे। किस तरह के, दरअसल मैं जो पेंटिंग्स बनाती हूँ अभी तो फिलहाल मैं पेपर पे ही बना रही हूँ। ज्यादातर मेरी पेंटिंग्स अभी आपने देखा वो ज्यादातर पेपर पे है, पेपर वर्क है। उसमें पोस्टर कलर और एक्रेलिक कलर, दो कलर मैंने यूज किया। उसमें भी पोस्टर कलर मुझे बहुत अपील करता है, क्योंकि पोस्टर कलर के रंग इतने ब्राइट होते हैं, हालांकि स्थायित्व तो उसमें थोड़ी कम होती है, लेकिन पोस्टर कलर अच्छा। बहुत ब्राइट होते हैं, कलर अच्छे होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पोस्टर कलर में काम करना। उसके साथ एक्रेलिक कलर, ये दो रंग मैं इधर तो लगातार, मुझे लगता है कि 10 सालों से तो लगातार इन्हीं दोनों पे काम कर रही हूँ। हालांकि इसके पहले ऑयल पेंट करती थी। ऑयल पेंट ज्यादातर, जैसे आपने पूछा किसके कौन से पेंट होते हैं, ऑयल पेंट ज्यादातर हम कैनवस पे करते हैं। ऑयल शीट भी आती है, लेकिन कैनवस पे हम ऑयल पेंट भी कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पोस्टर भी कर सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन हो पूछिए। नहीं नहीं, बस ये एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, जिसको पता नहीं होता है ना जिस क्षेत्र के विषय में, हाँ, मुझे ये पेंटिंग जी देख करके बिल्कुल। इतनी खूबसूरत, मैं बार बार ना वो मेरा अट्रैक्शन उस पे हो जा रहा है, बार बार मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है मेरे लिए जो आपके पीछे की पेंटिंग है। और मेरी बड़ी इच्छा हो पीछे रही थी की, कि मैं एक बार उसको पूरा देख पाती, क्योंकि वो मुझे आधा दिख रहा है तो तो दरअसल अगर इसके बारे में मैं बता दूं, जी इसमें ना जी जी। वो हमारी 3 पेंटिंग्स थी। तो हम्म। ये जो शेप था, ये वॉल का जो शेप था लंबा था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये तीनों पेंटिंग को एक साथ जोड़ के इसका एक बड़ा सा फोटोग्राफ निकलवाते हैं, फिर उसको माउंट करवाते हैं। ये पेंटिंग आपने देखी होगी, वो तीनों पेंटिंग एक साथ जुड़े हुए हैं और इस वॉल पे लगी हुई है। तो एक बार मैं ओहो, आपको दिखा भी देती हूँ, क्या और बात है! आपको अच्छा, वो लगेगा। एक नहीं, वो और 3 पेंटिंग्स हैं। हाँ, वाह! वाह भाई वाह! बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। निश्चित रूप से। अच्छा, मैं ना बार-बार मतलब वही है ना, जो आपके कलर अच्छा, कॉम्बिनेशंस हैं वो हाँ, इतने अट्रैक्टिव हैं कि कोई कितना भी चाह लेना, लेकिन वहाँ से नज़र हटा नहीं सकता है। मैंने तो ये चीज़ स्वतः महसूस करके तब बोला, थैंक क्योंकि यू। मैं बार-बार वहाँ से हट ही नहीं रहा था नज़र की, जब तक मैं इसके बारे में बात ना कर लूँ। और कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि चित्रकार बनने के लिए किन गुणों का होना अनिवार्य है? चित्रकार अगर बनना हो तो किन गुणों का होना चाहिए? चित्रकार बनने के लिए या फिर कोई भी भावात्मक अभिव्यक्ति आपको देनी है, तो सबसे पहली आपकी शर्त यह है कि आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें तो हाथ के प्रैक्टिस पर हैं। क्योंकि आपके भाव अगर वहां तक मेरा जैसा मेरा खुद का मानना है, आपके भाव अगर वहां तक पहुंच जा रहे हैं तो उनको उकेरने के लिए आप प्रैक्टिस हाथ से कर सकते हैं, लेकिन उस भाव तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। सही बात है, कोई भी कला हो, चाहे वो चित्रकारी हो या लेखन शैली हो या कुछ भी हो, उसमें भावना ही होना चाहिए, भावना प्रधान ही बिल्कुल। है कलाकार देखिए, का चित्र। तकनीकी सीखी जा सकती है, लेकिन भाव तक तो खुद को लाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है, और क्योंकि भाव तो सभी के अंदर होते हैं, वाह, बस क्या अपने बात कह अंदर दी आपने! आप वाह! थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। जी बिल्कुल, कीर्तन त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि बस अपने गुणों को पहचानिए और उस क्षेत्र में आप अपनी एकदम। मदद स्वयं कर सकते हैं। लगे रहिए। कुंदन वर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया, मन के भावों को चित्र के माध्यम से सजीव चित्रण करना, ये तो ईश्वर का दिया वरदान है। निश्चित रूप से है, जी लेकिन बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल, ममता यही जी ने लगता है। बताया
कि गुण है तो उसको पहचानो और उस पर मेहनत करो और वो निखरता चला जाएगा। जी बिल्कुल, भगवान झा जी हैं, नमस्कार कह रहे हैं आपको, दीदी बोल रहे हैं आपको। और चित्रकार भी एक तरह का साहित्यकार ही होता है। कुमार शैल जी बोल रहे हैं, जी हाँ निश्चित रूप से वही भावना प्रधान है, तो भावनाएं तो आएंगी। जिस तरह से आपने कविताओं से अपने चित्र का निर्माण किया है, तो विश्वास मानिए कि चित्र देख करके ना एक रचनाकार के मन में भी बहुत सारे भाव आते हैं, चित्र देख करके वो पूरी रचना रच सकते हैं। इन दोनों का तो बहुत अच्छा कोरिलेशन है, चित्र और कविताओं का, या चित्र या साहित्य का कह लीजिए, बहुत अच्छा कोरिलेशन है, वो एक दूसरे से सह संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुमार शैल जी कह रहे हैं सराहनीय कार्य। नेहा गुप्ता जी, अभी बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं। नेहा गुप्ता जी कह रहे हैं कि प्रणाम ममता मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपके द्वारा लोक कला के विषय में जान करके। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं कि हमारी परंपरा के विलुप्त होने के पीछे एक कारण यह भी है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं के विषय में पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और हमें अनुपमा थोड़ा सहाय जी अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अनुपमा सहाय जी हैं, वाह बहुत खूबसूरत कह रही हैं। रुपेश जी फिर से कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व की सौम्यता आपकी कलाकृतियों में झलकती है। क्या बात है भाई। बहुत सटीक बात कही आपने। तो बहुत सारे लोग आज आप बहुत सारे फैन बना करके जाएंगी ममता जी यहाँ से, ये मेरी गारंटी है आपको। बस माध्यम आप है, माध्यम तो आप है ना। मुझे वो माध्यम ही भगवान बना देना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो एक बात, जैसे मेरा सबसे पसंदीदा विषय होता है संस्मरण। जीवन में बहुत सारी बातें घटती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ दिल के बहुत करीब होती हैं, कोई चेहरे पे मुस्कान लाती है तो कोई आंखों में आंसुओं का सैलाब भी लाती हैं, लेकिन हम उसमें जीते जरूर हैं। तो आपकी इस चित्रकला से संबंधित कोई संस्मरण हो तो आप जरूर हमें हमसे साझा करिए। संस्मरण ऐसे तो अभी तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे बता पाऊँ, मुझे याद ये कोई भी बात जो आपको याद आती हो। जी बिल्कुल। दरअसल जब हम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में हम लोग पढ़ते थे, मैं मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, तो फाइन आर्ट्स एक बड़ा महंगा सब्जेक्ट माना जाता था उस समय। हमारी मतलब इनकम तो कुछ ऐसी थी नहीं, जेब खर्च जो मिलते थे, और मुझे लगता था कि मैं अपनी मम्मी के ऊपर बहुत ढेर सारा बोझ डाल रही हूँ। तो बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स बनानी पड़ती थी, ढेर सारे खर्चे लगते थे, थोड़ा महंगा शौक था ये। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं कैसे करूं, कैसे ऐसा करूं कि थोड़ा मदर को सपोर्ट हो जाए, या फिर इस तरह से लगता था, मुझे बुरा लगता था कि मैं पैसे ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में जब मेरी एग्जीबिशन लगी, और मेरे ख्याल से 26 में से मेरी 20 पेंटिंग्स बिक गई। उस समय मुझे इतने पैसे मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि इतने पैसे, पहली बार जिंदगी में मुझे लगा कि इससे अच्छा, कभी हमने सोचा नहीं था कि इससे भी पैसे कमाए जाए, कभी नहीं सोचा था। लेकिन उस बार मुझे पैसा मिला तो मैंने मम्मी के हाथ में रखा वो पैसा। उस दिन मुझे इतना सुकून मिला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, वो भी बिना कहीं जॉब पाए या फिर कुछ ऐसे किए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो दिन, मुझे बड़ा आत्मसंतुष्टि का दिन था, अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छी बात है भाई। और एक बेटी के मन के भावों को मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ आपके शब्दों से भी और आपके चेहरे से भी। तो एक बात मन में आ रही है कि जिस तरह से आपने बोला कि बहुत महंगा शौक है, तो एक पेंटिंग को बनाने में लगभग कितना खर्च आ जाता होगा आज के समय में? इसमें ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पेंटिंग बना रही हैं। दरअसल अभी तो हम अगर कागज पे बनाते हैं, जल रंग से बनाते हैं, तो उतनी महंगी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम ऑयल पेंट लेते हैं, कैनवस लेते हैं, और ब्रश तो सभी के महंगे मिलते हैं, ऑयल पेंट के थोड़े से महंगे ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम किस तरह की पेंटिंग बना रहे हैं। तो उस पे अगर आप पेपर पे बनाते हैं
तो उसको माउंट करवानी पड़ती है, फ्रेम करवानी पड़ती है, शीशे लगवाने पड़ते हैं, तो उसमें खर्चे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, हो जाती हैं। तो अच्छा, ये डिपेंड थोड़ा सा करता महंगा है। शौक है, लेकिन ठीक डिपेंड होता है ऐसे बनाने को। तो अब ये कह के आदमी डर ना जाए कि महंगा शौक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मेरा शौक है तो हम पेपर पे बना सकते हैं, स्केच बुक में अपने बना सकते हैं, उसको रखे रहे, जब मन करे तब उसको माउंट करवाएं, जब मन करे तो उसको फ्रेम करवाएं। मैं ये कह के डराना बिल्कुल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में आगे। पेंटिंग में इस क्षेत्र में, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी। और देखिए, एक कमेंट है, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि आपकी कला के मुरीद तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। ये क्या है, कब देखा उन्होंने, इसके बारे में भी कुछ पर बताएंगे आप? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है। हाँ, मैं उनके लेकिन कॉलेज में उन्होंने ही कहा है तो इसके पढ़ा पीछे रही हूँ। साक्ष्य जरूर होगा, यूं ही नहीं कह सकते लोगों के। जी। अच्छा, हाँ, अभी एक बुक छपी है। हाँ, मेरे पास एक फोन आया एक दिन, जीएन सिंह राठौर करके हैं, उन्होंने फोन किया कि मुझे आपकी एक पेंटिंग चाहिए। वो योगी जी पे उनकी वाइफ ने कोई एक किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, मैंने अभी पढ़ी भी है। तो उसमें मेरी एक पेंटिंग उन्होंने छापी है, वो मुझे अभी याद आई आपने कही, और वो किताब मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो हो सकता है इस अरे वजह से रुपेश कुमार जी ने कहा हो। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ उसके प्रबंधक योगी जी ही हैं। तो बाकी चीजें सेवा में वही, उसी की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, उसी संस्था की सेवा में लगे हैं। तो अपने कॉलेज के विषय में भी कुछ बताइए कि किस तरह के आज के स्टूडेंट्स आपको मिलने को। अच्छा, देखिए, एक कमेंट और आ गया, राम राज्य जी नाम है क्या उस पुस्तक का? जी, रामराज जी। जी, अच्छा, लगता है आजकल उनके हाथ में भी वो हाँ हाँ, रुपेश उनके हाथ में कुमार जी ये ने है, पढ़ी है। इसीलिए पता है। जी जी, आज आधा जी हो जी चुका है और आधी बची जी, हुई है। बिल्कुल। इसीलिए शायद उनको ये बात पता है और मैंने नहीं पढ़ी है हाँ अभी। तो बिल्कुल। सबसे कॉलेज के विषय में भी कुछ बताइए कि किस तरह का काम आपका रहता है, स्टूडेंट्स किस तरह के आज के समय में मिलते हैं आपको? हाँ, दरअसल मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वो बीएड और एमएड का पाठ्यक्रम वहाँ चलता है। और उसमें बीएड फर्स्ट ईयर में जो है एक आज जब से मतलब जब से बीएड 2 साल का हुआ है, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है ड्राइंग का। तब उनको आर्ट पढ़ाना होता है, बेसिक जानकारी देनी होती है, तो बड़ा बेसिक सा जानकारी हम लोग देते हैं। उसमें स्टूडेंट काफी बड़े बड़े होते हैं और उनको ड्राइंग सिखाना, कुछ को तो इंटरेस्ट आता है, कुछ को नहीं आता है। लेकिन हमारा काम ये होता है कि हम उन्हें उस तरफ मोटिवेट करें और बताएं कि कला का क्या महत्व है। और कला शिक्षा में, जैसे आप तो टीचर होने जा रहे हैं, तो शिक्षा में आप कला का क्या महत्व रख सकते हैं और बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह से उनकी शिक्षा में ये कला काम आ सकता है, इन बहुत चीजों अच्छी को बात है, बताते हैं और सिखाते हैं। क्योंकि वाकई ना चित्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को तो कम से कम बहुत अच्छे जी से चीजों को समझाया जा सकता है कि जब तक वो चित्र, ये किसी चीज को लिख करके पढ़ना और चित्र देख करके एक बार में समझ लेना, तो ये तो एक शिक्षक का काम भी होता है। एक कमेंट है सुनीता जी सामंत स्मिता जी का। जी। हाँ, सुनीता सामंत जी का, वो कहती है कि कविवर त्रिलोचन जी ने ममता के चित्रों की बहुत ही खूबसूरत शब्दों में तारीफ की थी। ममता, अगर तुम्हें याद हो तो बताओ। वो आपकी दीदी है ना? और सुनीता दीदी, मैं आपसे कहूंगी कि कृपया अगर वो वाला कविता आपको याद है या कहीं मिल जाए तो इसको जरूर डाल दीजिए यहाँ कमेंट में, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। जी, तो याद है क्या वो? त्रिलोचन जी की कमेंट तो मुझे बहुत ही याद है, मेरे पास वो अभी भी कमेंट बुक रखी हुई है, ढेर सारे कमेंट्स थे उसमें। और बहुत अच्छी बात थी कि बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों के कमेंट थे उसमें। और त्रिलोचन जी ने, उनकी एक पेंटिंग थी, एक कविता थी, उस पर मैंने पेंटिंग बनाई थी। तो अच्छा। इत्तेफाक से उस समय वो आए हुए थे शहर में, तो उनको देखने को मिली और उनके पास वो आ, उसकी फोटोग्राफ्स गई, तो उन्होंने अच्छे कमेंट दिए, काफी बधाई दी। और दूसरी चीज ये, उस समय ढेर सारे, एक कमेंट मुझे याद आता है जो सुरेंद्र काले जी ने दिया था। उन्होंने लिखा, मेरे शब्द तुम्हारे रंगों की नदी में नहाना चाहते हैं, मेरे शब्द तुम्हारे रंगों की नदी में नहाना चाहते हैं,
देखना उन्हें तैरना नहीं आता। क्या बात और है भाई, क्या बात है। ये कमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। और भी ढेर सारे कमेंट्स थे और लोगों के भी, परमानंद श्रीवास्तव जी थे और थे तो, लेकिन ये कमेंट मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था और हमेशा मुझे याद आता है। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब अच्छी उपलब्धियां हैं जीवन में, और बाकी क्यों ना हो, जिस तरह के आप कलाकार हैं, अमेजिंग है अपने आप में। एक मिनट, सविता सिंह सूर्यवंशी जी हैं, प्रणाम कह रही हैं आपको। और देखिए सुनीता दीदी ने, हाँ सुनीता दीदी ने वो मेरे पास भेज दिया है, मैं उसको पढ़ती हूँ कि मन की जी चौपाल पर, बिल्कुल बिल्कुल। मन की चौपाल पर फिक्र की पोटली सिर पर धरे, जिम्मेदारियों का खोइचा आंचल में गठियाए, स्त्रियां जब कभी आ बैठती हैं मन के चौपाल पर, चंद पलों के लिए भी न भूल पाने वाली, अपनी तमाम परेशानियां कह सुनकर हल्की हो जाती हैं। कितनी अकथित बातों को मन में ही दफन किए भोर से सांस तक चक्कर घिन्नी की तरह नाचती स्त्रियां आ बैठती हैं जब कभी मन की चौपाल पर। भले ही न भूल पाए निर्दिष्ट परंपरा के निर्वाह और मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा, लेकिन बांच लेती हैं आंखों से ही कितना कुछ, ललाट की लाल बिंदी हो या आधा है। बहुत ही खूबसूरत है ये आपकी पंक्तियां, बहुत ही खूबसूरत है। और बहुत बहुत आपको बधाइयां इतनी खूबसूरत पंक्तियों के लिए और आपकी उस चित्र के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बेजोड़ है। और देखिए एक कमेंट फिर है मेरे पास में, मुख्यमंत्री जी के आपके कॉलेज में आगमन के समय आपके द्वारा कृत कला कार्य से बहुत प्रभावित हुए थे। अच्छा, उनको बहुत कुछ पता है। थैंक यू थैंक यू। खुशबू शुक्ला जी हैं, ममता मैन प्रणाम कह रही हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्रणाम। का। तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपसे सभी जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि अगर मन में आपके कोई प्रश्न है, कुछ आपको जानना है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं उसको कर दूंगी यहाँ पे। तो ममता जी, इतनी सारी बातें हो गई, इनमें से जो आर्ट फॉर्म है आपका, तो अभी आप फिलहाल किस पे काम कर रही हैं? वर्तमान में कुछ कार्य चल रहा है? हाँ स्मिता जी, इधर कुछ कुछ वजहों से कुछ कार्य रुके हुए हैं। मेरे ख्याल से साल भर से मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। थोड़े बहुत स्केचेस बनते रहते हैं, लेकिन अब काम फिर से शुरू करना है। और अब तो अब यही लगता है, जैसे मैंने बताया, कि लोक संस्कृति पे कुछ काम करना है। देखती हूँ, आगे बढ़ूंगी, धीरे धीरे आगे सारे काम शुरू होंगे। बिल्कुल होंगे, और निश्चित रूप से होंगे। और आपकी ऊर्जा जो है, इतने सारे लोग आपके जो फैन है ना, वो भी हैं कि उन तक आपको ये कार्य भी पहुंचाना है। तो जी उसको बस। जरूर मन में रखिएगा कि जीवन है, और एक जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो चक्र है ना, वो तो निश्चित है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, हम चले जाएंगे, लेकिन हम क्या करके जाते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वक्त नहीं बहुत पता होता है कि कब है, अब फटाफट से कार्य करना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं आगे। बिल्कुल। जी। तो खुशबू साहू शुक्ला जी हैं, कह रही हैं कि आपकी स्टूडेंट मैम प्रतिभा शुक्ला जी हैं, ये प्रतिभा जी शुक्ला जी जी हैं, जी। वो आपको बता रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, मैं इंतजार कर रही हूँ कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पे इसको जरूर रखिए। ममता जी, क्या वो मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं? हाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस है कुछ। हिल जा रहा है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। और चलिए, बहुत जल्दी हमें इंतजार रहेगा कि आप कुछ नया कार्य शुरू करें और हम तक वो पहुंचे। लेकिन अभी तक आपने जितना कुछ भी किया है ना, सब कुछ एक से बढ़कर एक है। और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में हमें आपसे बहुत कुछ देखने को, जानने को मिलेगा। और एक प्रश्न, लोक संस्कृति को संजोने के प्रत्येक पवित्र कार्य में हम सब आपके साथ हैं। अरे वाह, देखिए धन्यवाद, लोग। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों का साथ बिल्कुल चाहिए मुझे, और इसी तरह आगे बढ़ेगा कारवां। एकदम, आप सभी लोग आपके साथ में, इतनी अच्छी कलाकार को, इतनी सौम्य व्यक्तित्व का साथ कैसे कोई नहीं देगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसकी तो बात ही, अब इसकी तो चिंता ही छोड़ दीजिए, बस आप अपने कार्य हम तक पहुंचाते रहें। और
भविष्य में मैं भी आपसे काम करवाऊंगी एक न एक। बिल्कुल मेरे मन में आ रहा है बिल्कुल अब, बिल्कुल तो मैं बाद में बात बिल्कुल। करती हूँ आपसे। तो जी ममता जी, अब देखिए समय कैसे 50 मिनट बीत चुके हैं, हमें नहीं पता चला। और मैं चाहूंगी कि जो लोग हमसे देर से जुड़े हैं ना, वो भी इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही हमने जिन कलाकृतियों को एक वीडियो के फॉर्म में यहाँ दिखाया था, वो आप लोगों ने मिस किया होगा। जो भी लोग देर से जुड़े हैं, तो वो भी तभी देख पाएंगे जब पूरा देखेंगे। तो समय बहुत तेजी से बीत रहा है। अंत में आज के लोगों जी। को, आज जो कला के क्षेत्र में नया नया कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं, उनके लिए अगर आपका कोई संदेश है, कोई बातें हैं, तो आप जरूर बताइए। जी बिल्कुल, मुझे सिर्फ यही कहना है कि इस क्षेत्र में निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। अगर पेंटिंग के क्षेत्र में या गायन के कोई भी कलाकारी है, तो उसमें आपका अभ्यास बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण भगवान दे के भेजते हैं, कोई ना कोई ऐसी गुण होती है, कोई ना कोई ऐसी क्षमताएं होती हैं जिन्हें पहचानने की जरूरत है और उस पर निरंतर कार्य करने की जरूरत है। और मुझे लगता है किसी एक कला से तो आपको हमेशा परिचित होना चाहिए, हमेशा किसी एक कला को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम हमेशा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आप हमेशा मुझे लगता है सकारात्मक रहेंगे। और ये चीजें कला ऐसी कलाएं होती हैं ना कि आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं कुछ नया करने के लिए। आपके मन में नकारात्मकता जितनी रहेगी वो खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। तो ये पॉजिटिव रहने के लिए कुछ डिस्टरबेंस है, कोई बात नहीं, तो होता मुझे रहता है, लगता वो है। हिल रहे हैं, वो शायद वो डिस्टर्ब हिल गया होगा, कुछ नहीं, ये होता रहता है। तो ये इसी को मैं मुझे लगता हमेशा है कि कहती वो हूँ कि परिस्थितियां नहीं, सिर्फ सामंजस्य अपने बस की बात है। और ये परिस्थितियां हैं, बिल्कुल ये आएंगी और जाएंगी, हम कैसे उसमें बिहेव करते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ममता जी, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने बताई कि कला तो सभी के अंदर है, उसको पहचानना और उसकी निरंतरता वो आवश्यक है। उसकी और निरंतरता आवश्यक, जी बिल्कुल। तो बस जितने भी लोग हैं और इस क्षेत्र में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, अपने कदम जमाना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बस लगे रहिए। बस यही अ, जी एक बिल्कुल। संदेश है। अ वेरी नाइस एडवाइस बाई मैडम ममता। मनोज सुनीता जी बोल रहे हैं। जी तो नमस्कार। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी सारी बातें और आपका व्यक्तित्व और आपकी चित्रकारी, आपकी कला। ये लेकिन वाकई कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ममता जी, आप मुझे सुन पा रही है ना? जी जी सुन पा रही हूँ, बस मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, अब फिक्स हो गया। अब इसको बस वहीं स्टेबल कर दीजिए। तो बस देखिए, इतनी सारा समय निकल चुका है और आपने संदेश भी दे दिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी आपकी कुछ नई कलाकृतियां, कुछ नई बातें हमारे सामने आएंगी। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमसे देर से जुड़े हैं ना, वो क्लिपिंग अगर आपकी अनुमति हो तो मैं फिर से लगा देती हूँ, ताकि जो जी लोग बिल्कुल अभी अभी जुड़े बिल्कुल। हैं वो देख पाए उसको। ठीक है, 1 मिनट।
बहुत ही सुंदर, जितनी बार भी देखो उतनी बार भी मन नहीं भर रहा है। और बाकी आपकी हर एक चित्र कुछ ना कुछ कहती है, मतलब बोलती हुई तस्वीरें हैं सारी। और जितना भी एक एक चित्र का मन तो करता है कि एक बार जिक्र कर लो, एक एक चित्र पे आपकी बात हो जाए कि ये क्या विषय जी था कभी, और आपने कैसे सोचा। तो फिर कभी फुर्सत में, क्योंकि फुर्सत में फिर आपको बिल्कुल एक बार जरूर बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। क्योंकि एक कमेंट है बिल्कुल। कि रुपेश जी बोलते हैं कि संचालिका महोदया से आग्रह है कि ममता जी की विशिष्ट लोक कलाओं पर आधारित कुछ परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित करें। तो अभी एक जी नए बिल्कुल। कार्यक्रम के आयोजन का भी मांग शुरू हो गया है। और बिल्कुल चेतन संजीव जी कहते हैं कि ममता जी के पास कला के साथ कुछ अच्छा लिखने की भी कुवत है। ये मुझे पता तो है, लेकिन जैसा आपका आदेश था कि अगली बार फिर कभी जरूर। अब तो देखिए दो दो वजह मिल चुके हैं हमें कि हम एक बार फिर से आपको बुलाएं और खूब सारी सी बातें करें। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मुझे खूबसूरत। मुझे भी बड़ी खुशी होगी आपके साथ जुड़ के और मिल के, और बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों ने बातें की एक और चित्र पता का भी नहीं जिक्र चला कि करते कब हुए समय चलते निकल हैं, गया। एक चित्र जी का जिक्र करते हुए हम इस जी कार्यक्रम का समापन करते हैं कि एक चित्र मैंने देखा कि एक लड़की है जिसके सर पे आपने एक हट सा बनाया, झोपड़ी सा बनाया हुआ है। और कुछ मैं जहां तक समझ पा रही थी, देख पा रही थी, तो आपने रसोई का कुछ उसमें चित्रण करने का किया है कि कुछ प्लेट है, समथिंग ऐसा कुछ। जी। वो था जैसे, मेरी एक थिंकिंग है, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि वो हम्म। महिलाएं जो कामकाजी हैं और वो महिलाएं जो गृहिणी हैं, ठीक है। तो हम्म। पूरे, मुझे लगता है ज्यादातर लोग या पूरा समाज ये सोचता है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो ज्यादा काबिल हैं, वो ज्यादा कुछ कर सकती हैं। जो गृहिणियां हैं, हालांकि मेरा थीम वही था, मैंने ये हमेशा हमेशा से ये सोचा कि जो गृहिणियां हैं उनका योगदान परिवार में बहुत ज्यादा होता है और हम उनको नकारते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपनी सारी क्षमताएं बाहर जाके ही दिखाते हों तो हम बिल्कुल। सामर्थ्यवान हैं। और उस बिल्कुल। घर को सजोने में, संभालने में उसका कितना योगदान होता है, वो कहीं हम किसी भी कामकाजी महिला के योगदान से कहीं कम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल। में कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो महिला बहुत सी चीजों को, अपने बहुत सी अपनी क्षमताओं को दबा के अपने घर को संवारने, सजाने और उसको आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रही हो, उसके बच्चों को, उसके पति को, और इसमें वो बहुत सी चीजें अपना खो रही हो, लेकिन समाज उसको नहीं समझता है और वो बार बार इन बातों को का जिक्र करता है कि आप सामर्थ्यवान नहीं हो या फिर आप एक गृहिणी हो। तो मुझे कभी कभी ये चीजें बड़ी खलती हैं। और ऐसी ऐसी गृहिणियों को मैं जानती हूँ कि वो इतना इतना कुछ जानती हैं, इतना कुछ कर सकने की क्षमता रखती हैं, और वो स्वेच्छा से अपने परिवार को पूरा समय देती हैं, पूरा अपने परिवार को संवारने में पूरा समय लगा देती हैं। वो सबसे बड़ा काम तो ये है। आप समाज का निर्माण तो तभी करोगे ना, जब आप अपने घर को संवारोगे, सजाओगे और उस लायक अपने बच्चों को बनाओगे। तो मुझे लगता सही है बात। इस पेंटिंग की थीम यही थी। और बहुत ही खूबसूरत थीम भी और आपके विचार भी। और थीम जिस तरह से आपके निकल करके पेंटिंग में आए वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ कमेंट्स है जिनको लेते हुए मैं आगे बढ़, मतलब इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। जी, और राहुल कुमार जी हैं, अति सुंदर मैम बोल रहे हैं। सुरेंद्र प्रजापति जी कहते हैं कि वाह बहुत ही सुंदर धन्यवाद कार्य है। धन्यवाद। और साथ ही वो कहते हैं कि लोक कलाओं का सुंदर संयोजन, लोक कला के माध्यम महिलाओं के आदर्श का दर्शन। क्या बात है। और राज नारायण शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं और अभी अभी आए हैं। वो कहते हैं कि वेरी नाइस, मैं इस कार्यक्रम को देखकर बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि आर्ट के क्षेत्र में मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से बिल्कुल अगर बिल्कुल, एकदम। जी। सुनीता सामंत जी हैं, आहा बहुत सुंदर कृतियां। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जो लगातार उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसे कला साधक की उपस्थिति से यह पटल गौरवान्वित हुआ है। और हाँ, सभी धन्य है कि ऐसे महान कलाकार के विचारों को जानने और कला को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप धन्यवाद से, सर। बिल्कुल बस बिल्कुल। जिसको भी महान और बनाते हैं आप ही लोग बनाते हैं, बस बाकी हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। और हम्म,
बाकी सब ईश्वर का दिया हुआ है। जी 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 बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत विचार हैं आपके, और आपका व्यक्तित्व और आपकी सारी कलाकृतियां। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में बहुत जल्दी हमें आपकी एक प्रदर्शनी को देखने का, सामने से देखने का मौका मिलेगा, और बहुत जल्दी ये माहौल अच्छा हो जाए और सब कुछ ठीक होकर के हमसे रूबरू जुड़े, ऐसी कामना भी करती जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कामना तो हम सभी सबकी है कि माहौल जल्दी से अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि इतनी हम्म, ढेर सारी नकारात्मकता से हम लोग घिरे हुए हैं इस समय। लेकिन फिर भी जीवन तो है, चलना है, चलेगा और चल ही रहा है। बिल्कुल, पूरा एक-एक पल को जीना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को जी कहती हूँ बिल्कुल कि खुश रहना जो है ना, और हँसना, ये एक आर्ट है, वो एक ज़िद है। जब तक आप ठानेंगे नहीं ना, जीवन में कोई और नहीं बिल्कुल। आपको आगे खुश रख सकता है। तो हाँ इस इतना अच्छा माध्यम है जी आपके पास भी, और सभी के पास है। अपने-अपने माध्यम को आप तलाशिए, अपने जीवन में खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। इससे अच्छा कुछ कार्य हो नहीं सकता है। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ सभी दर्शकों को मैं बहुत जी हृदय से बिल्कुल। आभार और धन्यवाद नमस्कार। करती हूँ। और ममता जी, आपको तो विशेष रूप से कि आपने अपना समय दिया। मैं इतने दिनों से आपके पीछे पड़ी थी, और फाइनली मैंने आपको यहाँ पे कन्विंस कर लिया आने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सीता जी। जी, ठीक है। और सभी लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए कुछ दिन और, अपनों का ख्याल रखिए, और हमसे जुड़े रहिए अवश्य रूप से, क्योंकि इससे अच्छा माध्यम आपको नहीं मिल सकता है मनोरंजन का भी। और बहुत सारी बातों को ऐसी जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, मैं प्रयासरत हूँ। आप भी अपना सुझाव मुझ तक भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। बस नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।